हेलो साथियों, आज जो हमारा दंगल सीरीज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 7 है आपके सामने। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, मैंने L6 तक कंप्लीट करा दिया है, L7 है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये चैप्टर तो बहुत छोटा था, पर इसमें 7-7 लेक्चर कैसे जा रहे हैं। देखो, मेरे लेक्चर जो की ड्यूरेशन होती है वो लगभग 21 मिनट के आसपास होती है, ठीक है। मतलब आधा घंटा भी पूरी तरीके से नहीं होती है। तो अगर हम आधा घंटा भी एग्जाम्पल ले रहे तो 3×6=18, अब तक 3 घंटे का ही लेक्चर हुआ है। अगर वन शॉट भी देखेंगे तो एक लेक्चर का 3 आवर का आता ही है। हम तो डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए चैप्टर लंबा हो सकता है, पर आपको धैर्य बनाए रखना है, चैप्टर को पढ़ते रहना है, क्योंकि अभी इसमें 1-2 लेक्चर और आएंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है काफी अच्छे से कंप्लीट होगा। तो आज हम बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसटीडी के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसटीडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कौन कौन से एसटीडी ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, किस तरह से फैलते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आवाज की वॉल्यूम थोड़ी सी लो आ रही होगी क्योंकि मेरी जो है गला खराब हुआ है। तो एसटीडी का मतलब क्या होता है, देखो एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसका अदर नेम होता है वेनरियल डिजीजेस, और इसका अदर नेम होता है एसटीआई, जिसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। देखो, एसटीडी डिजीज बताता है, वेनरियल डिजीज भी कहते हैं, पर डिजीज कहना सही नहीं लगता, इसीलिए इनको इन्फेक्शंस कहा जाता है। इसीलिए इसकी एक फुल फॉर्म एसटीआई होती है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है। अब ये किस एज ग्रुप में होती है, तो ये होती है 15 से 24 ईयर के बीच में, क्योंकि इस समय क्या होता है ना कि किशोरावस्था आती है। उस समय क्या होता है कि कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है कि ये एज ऐसी होती है जिसमें एसटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एज ग्रुप ऐसा है, तो वो होता है 15 से 24 ईयर्स के बीच का। फिर ये जो है कम देखने को मिलती है, अगर एवरेज देखा जाए तो इस वाले दौर पे क्या कहते हैं, एसटीआई देखने को ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि 15 से 17 साल की उम्र में क्या होते हैं, हॉर्मोन्स लेवल बढ़ जाते हैं बॉडी में, इंक्रीजेस। तो काफी चेंजेस आते हैं और हम लोग कई बार समझ नहीं पाते और एसटीआई के शिकार हो जाते हैं। तो वो कौन सी एज थी, 15 से 24 ईयर्स। दैट हैपन्स व्हेन अ नॉर्मल पर्सन, देखो ऐसा नहीं कि जो क्या कहते हैं एसटीडी होता है या एसटीआई होता है वो किससे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। ये एक मिथ है, ठीक है। मिथ क्या है, STI causes causes sexual contact, ऐसा नहीं है। उसकी डेफिनेशन को जो सुधारना है वो क्या है, दैट हैपन व्हेन अ नॉर्मल पर्सन, यानी एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है, अनप्रोटेक्टेड यानी बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्सुअल कांटेक्ट करता है विद अ इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब एक नॉर्मल पर्सन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करता है इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी एक पर्सन उसमें इन्फेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एसटीडी होती है। ये वाला मिथ है, इसको ध्यान रखना। कई लोग जो है सीधा इसी को आंसर कर देते हैं, पर ये आंसर नहीं है। अ नॉर्मल पर्सन मेक्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन, दैट हैपन एसटीआई अकर। अब क्या है, जो एड्स होता है और हेपेटाइटिस बी होता है, वो स्प्रेड होता है किससे, बाय अदर मीन ऑल्सो। ऐसा ही नहीं कि ये अपार्ट सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा एड्स और क्या हेपेटाइटिस बी जो है वो हो सकता है, कैसे, विद इन्फेक्टेड पर्सन। पहला एग्जांपल है कॉन्टेमिनेटेड निडल या ड्रग एब्यूसेस। देखो क्या होता है, निडल्स या कॉन्टेमिनेटेड निडल्स में क्या हुआ कि मान लो कोई नशे वाले व्यक्तियों में जो ड्रग एब्यूसेस ज्यादा करते हैं उनमें ये केस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आप किसी डॉक्टर से इंजेक्शन लगाते हैं तो वो निडल चेंज करता है, यानी ऐसा नहीं कि किसी और की निडल जो यूज की हुई है वो आपको लगा देगा, नहीं। या फिर क्या करते हैं ना, जो ड्रग एब्यूसेस वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, जब ड्रग्स लेते हैं अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो कई सारे पर्सन क्या करते हैं, कॉमन निडल ले लेते हैं, जिससे अगर किसी एक को एड्स है या हेपेटाइटिस बी है तो वो फैल जाता है।
आपको पूछा जाए कि अपार्ट सेक्सुअल कांटेक्ट ये किस तरह से हो सकता है, तो पहला है कॉन्टेमिनेटेड निडल या ड्रग एब्यूज, और क्या हो सकता है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये वाली चीज अब काफी हद तक कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब क्या होता है ना, जब किसी व्यक्ति से ब्लड लिया जाता है तो पहले चेक कर लिया जाता है कि वो एड्स, हेपेटाइटिस बी या उसमें कोई वायरल डिजीजेस तो नहीं है। पहले क्या होता था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता था तो चेक नहीं होता था, तो क्या हो जाता था कि अगर एड्स या हेपेटाइटिस बी वाला पर्सन जो है वो किसी नॉर्मल पर्सन को ब्लड देता था तो क्या हो जाता था, उससे एड्स और हेपेटाइटिस बी हो जाता था। तो दूसरा कॉज भी पता चल गया। तीसरा कह रहा है मदर टू फीटस, यानी माता के द्वारा बच्चे को। पर ऐसा नहीं कि माता स्वस्थ है तो बच्चे को भी हो जाएगा, नहीं, मदर को इस केस में इन्फेक्टेड होना पड़ेगा। अगर मदर इन्फेक्टेड है तभी फीटस में होगा, ऐसा नहीं कि मां के द्वारा बच्चे में फैलता है। अगर मदर इन्फेक्टेड है तभी ये फीटस में जाएगा। ठीक हो गया। मैं एक वीडियो शॉर्ट्स देख रहा था, उसमें क्या था, सर्जरी करते वक्त क्या हुआ कि जो पर्सन वहां पे सर्जरी कर रहा था वो हेपेटाइटिस बी के लिए कर रहा था, मतलब हेपेटाइटिस बी के लिए नहीं कर रहा था, मतलब किसी और चीज के लिए कर रहा था, पर उस पर्सन को हेपेटाइटिस बी था। उसके निडल प्रिक हो जाती है तो वो क्या करता है, तुरंत हेपेटाइटिस बी के लिए, उसने वैसे तो इंजेक्शन लगवाए होते थे, आजकल जो है पहले से इंजेक्शन लग जाते हैं, तो वो कुछ क्योर करता है तो वो सेफ मिलते हैं, वो जो है सर्जन सेफ मिलते हैं, क्योंकि उनको हेपेटाइटिस बी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पहले से उसकी दवाई लगा रखी थी, अपने शरीर में इंजेक्ट की थी। इसीलिए जो है टीका लगाना काफी जरूरी है। जो भी टीकाकरण होते हैं उसमें जाना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है छोटी एज में ही इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, जैसे खसरा रुबेला के या अदर इंजेक्शन होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी वगैरह होते हैं। तो जैसे कोरोना के लिए बीच में चला था, तो ऐसे इंजेक्शन में टीकाकरण की उसमें अपना भी नाम दर्ज कराना चाहिए ताकि ऐसी डिजीज ना हो सके। तो क्या कह रहा है, जो एड्स और हर्पीज होते हैं ना, ये बोथ वायरल होते हैं। मतलब जो एड्स है और हर्पीज है ये दोनों वायरल डिजीजेस हैं, मतलब ये वायरस के प्रेजेंस में फैलती हैं। ऐसा नहीं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स एंड हर्पीज बोथ आर वायरल डिजीजेस, हैव नो कंप्लीट क्योर, इसका कोई कंप्लीट क्योर है ही नहीं। अगर किसी पर्सन को एड्स हो जाता है या हर्पीस हो जाता है तो फिर उसका जाना तय है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, बट उसके दिनों को बढ़ाया जा सकता है। अब दिन कैसे बढ़ाएंगे, मान लो वो कोई दवाई खाए जिससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि देखो एड्स क्या करता है ना, वो सीधा डेड करता है, मारता है टीएच हेल्पर सेल को। अगर वो टी हेल्पर सेल्स को ही मार देगा तो हमारी शरीर में इम्यूनिटी बनना कम हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि एड्स क्या कहते हैं एक ही बीमारी है, वो बीमारियों का ग्रुप बना लेता है, मतलब आपकी इम्यूनिटी कम है, प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं बिल्कुल कम है, तो अदर डिजीज भी अगर आपको लगती हैं तो आप वैसे ही मर जाएंगे। जैसे आपको बुखार आ गया, मान लो आपको किसी ने काट दिया, रेबीज जैसी चीजें हो गई, तो वो क्या करेगा ना, आपके अंदर उसके लड़ने की क्षमता ही नहीं होगी। तो जब प्रतिरोधक क्षमता कम है तो अदर बीमारी भी आपको जो है मारने में आसानी हो सकती है। इसीलिए क्या करता है, जो एड्स और हर्पीस होते हैं ये बोथ वायरल है और इनका कंप्लीट क्योर है ही नहीं। अब एसटीडी के कुछ सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। पहला है इनिशियल और अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसटीडी, यानी प्रारंभिक लक्षण कौन से हैं जो कि एसटीडी के आते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है जो कि लार्ज सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो अगर इनिशियली सिम्टम्स डिटेक्ट कर लिए जाएं, यानी यहां पे अगर हमने पढ़ लिया तो यहां पहुंचने में आसानी नहीं होगी। मतलब ऐसा मैंने क्या बोल दिया, मतलब कह रहा हूं अगर इनिशियली सिम्टम्स आपको पता चल गए, आपको पता चल गया कि वो किस रोग के लिए आ रहे हैं, तो आप इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। पर क्या होता है ना, कभी कभी कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कि सिम्टम लेस हो जाती है। अब उनके कोई सिम्टम ही नहीं आया और पता ही नहीं चला कि हमें वो इन्फेक्शन हो रखा है। देखो कह रहा है सम डिजीजेस में गो सिम्टम लेस, यानी कुछ के तो सिम्टम ही नहीं आ रहे हैं तो पता कैसे चलेगा, पर जिनके सिम्टम्स आते हैं उससे हमें पता चल सकता है। देखो क्या होगा, पहले तो इचिंग होगी, इचिंग मतलब खुजली टाइप होगी। फिर क्या होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, किससे, जेनाइटल ऑर्गन से, यानी जेनाइटल ऑर्गन क्या करेंगे, फ्लूइड डिस्चार्ज करेंगे, जैसे पीनिस या फिर क्या कहते हैं वेजाइना, इन वाले क्षेत्रों से क्या होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, जो कि क्या कहते हैं किससे होगा, जेनाइटल ऑर्गन से होगा।
और क्या हो सकता है, स्लाइट पेन हो सकता है, यानी वहां पे दर्द का अनुभव हो सकता है बार बार बीच बीच में, और स्वेलिंग आ सकती है, यानी सूजन आ सकती है। स्वेलिंग को क्या कहते हैं, सूजन। तो अगर अर्ली सिम्टम्स डिटेक्ट कर लिए जाए तो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अगर यहाँ पे दवाई ले ली जाए, यानी क्योर हो जाए बंदे का, तो वो बच सकता है। पर अगर एड्स और हर्पीस हो जाए तो फिर बचना मुश्किल है, फिर तो राम नाम सत्य तय होना पक्का है। देखो कॉम्प्लिकेशन या लार्ज सिम्टम्स क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन या लार्ज सिम्टम की बात करें तो इसमें पीआईडी हो सकता है। पीआईडी क्या होता है सर, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस, यानी पेल्विक रीजन पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और उससे डिसीजेस कॉज हो सकती हैं। दूसरा क्या होता है, मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अफेक्टेड, यानी जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है कौन कौन से हैं, पेनिस और वेजाइना, वो और भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि अफेक्ट हो जाएंगे और इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, यानी उसमें सूजन बनी रहेगी। लाइक यूट्रस में भी हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है। और देखो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है ना, स्टिल बर्थ हो सकती है, यानी बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है। अब स्टिल बर्थ का मतलब क्या है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, बच्चे में जान नहीं है, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और क्या हो सकता है, अबॉर्शंस हो सकता है। मैंने आपको बताया था अबॉर्शंस में भी दो प्रकार के अबॉर्शंस होते हैं, एक होता है नेचुरल अबॉर्शन जिसको मिसकैरेज कहते हैं, और दूसरा होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन जिसको एमटीबी कहते हैं। अगर आपको इंड्यूस्ड अबॉर्शन के ऊपर लेक्चर में वीडियो नहीं पता है, या किसी ने जो है मेरा इंड्यूस्ड अबॉर्शन का लेक्चर नहीं देखा है, तो वो L6 प्रेफर करें, क्योंकि L6 में मैंने एमटीपी के बारे में बताया है। एमटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी वहां पे जो है इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराया जाता है। मिसप्रिस्टोल या मिसप्रिस्टोल नाम की दवाई ली जाती है जो कि RU486 होती है। अगर किसी ने नहीं देखा तो L6 को देखें, अपने लेक्चर में कंटिन्यूटी बनाए रखें ताकि जो है अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो अबॉर्शन भी हो सकता है, यानी नेचुरल अबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है इस केस में, तो आपको जो है इन कॉम्प्लिकेशन से बचना होगा। और क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कभी कभी जो है मेल स्टेराइल हो गया या फीमेल स्टेराइल हो गई, यानी अब वो चाइल्ड को कंसीव नहीं कर सकते, तो इन केसेस में जो है क्या क्या हो सकता है, पीआईडी हो सकता है सर। कॉम्प्लिकेशन में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती है, मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक अफेक्टेड, इन्फ्लेम्ड लाइक यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, और स्टिल बर्थ हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब इस लेक्चर में अब हमने इतना तो पढ़ लिया, अब हम कुछ डिजीजेस के नाम लिखेंगे जो कि वायरल होंगी या फंगल होंगी या बैक्टीरियल होगी। तो आप जो है इतना नोट करो, तब तक मैं जो है आपके सामने कुछ डिजीजेस के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो इसको नोट कर लो। तो 5 गिनती गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं वो डिजीजेस के नाम लिख रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हम एसटीडी के बारे में ही पढ़ेंगे। एसटीडी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है वो समझे, लार्ज कॉम्प्लिकेशन क्या हुए, मतलब पहले तो इनिशियल सिम्टम डिटेक्ट हो गए तो आदमी बच सकता है अगर उस टाइम पे दवाई ले ले। कई इन्फेक्शंस ऐसे हैं कि जिनका कंप्लीट क्योर है, यानी अगर उनकी दवाइयां टाइम पे ले ली जाए तो बचा जा सकता है। पर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनसे बचना मुश्किल है, मतलब कि अगर एड्स और हर्पीस हो जाए तो उनका कोई भी क्योर नहीं है, मात्र दवाई ही एक ऐसा तरीका है जो कि व्यक्ति की एज को थोड़े दिनों तक बढ़ा सकती है, परंतु उसका मरना क्या हो जाता है, तय हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, अगर कईयों के दिमाग में मिथ होता है कि जो एसटीआई होता है वो किसी सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, बट ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करता है किससे, इन्फेक्टेड पर्सन से, तब एसटीआई होती है। तो एसटीआई के बारे में हमने काफी नॉलेज गेन कर ली। अब हम क्या करते हैं कि एसटीडी के बारे में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जिसको आरटीआई भी कहते हैं। यानी आरटीआई ऐसा नहीं कि राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके पॉजिटिव एजेंट पढ़ते हैं कि वो बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोअन है। तो एक टेबल बनेगी, तो आप अपनी कॉपी में टेबल बनाएं और लिखे। देखो अब मैं जो सिंबल यूज करूंगा वो क्या होंगे सर, अगर मैं बी लिखता हूं तो वो होगा बैक्टीरियल, यानी ये डिजीज किसके कारण हो रही है सर, बैक्टीरिया के कारण, तो ये बैक्टीरियल डिजीज होंगे। अगर मैं वी लिखता हूं तो ये होगा वायरल। अब ये वीडियो वायरल वाला सीन नहीं है, ये वायरल है क्या, वायरस से संबंधित। अगर मैं पी लिखता हूं तो ये होगा सर प्रोटोजोअन, यानी
ये रोग कौन कर रहा है, प्रोटोजुआ कर रहा है, तो ये क्या है, प्रोटोजुअन। तो आप एक टेबल बनाए, एक मतलब कॉपी के एक कॉलम में लिखे एसटीडीज, यानी कि कौन से जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। डिजीजेस कहना सही नहीं रहता, इसीलिए जो है एसटीडी को हम क्या कह सकते हैं, एसटीआई कह सकते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या इसको बोल सकते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो पहले आप टेबल में ये लिखें, जिसको आरटीआईस भी कहते हैं, आरटीआईस। दूसरी तरफ टेबल के एक और कॉलम आएगा जिसमें आप लिखेंगे कॉजेटिव एजेंट, यानी उसको जो है कौन सा एजेंट ऐसा है जो कॉज कर रहा है। तो दूसरा लिखे कॉजेटिव एजेंट्स, या ऑर्गेनिज्म लिख लो, ऑर्गेनिज्म लिखना सही रहेगा। तो क्या लिखेंगे सर, ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। तो पहला है क्या, क्लेमाइडियासिस। मैं जो कुछ रोग लिखाऊंगा ये आपके इस चैप्टर में तो है ही, साथ में आप कहां पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे कौन सा चैप्टर है, हेल्थ एंड डिजीजेस वाला, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो वहां पे ये फिर से आएंगे। वहां पे हम एड्स और उसके बारे में क्या कहते हैं, डेंगू चिकनगुनिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे ये अच्छे से दिए हैं। तो आप उस चैप्टर का भी वेट कीजिएगा। तो सबसे पहला जो डिजीज है वो क्या है, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस। अब जो ये क्लेमाइडियासिस होता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। अब देखो, जब मैं पॉजिटिव एजेंट या ऑर्गेनिज्म लिखूंगा ना, तो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका जीनस और स्पीसी को बताएगा। हमने ये पढ़ा है कि जो जीनस और स्पीसी होता है वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है, पर हम लैटिन भाषा यहाँ लिखेंगे नहीं, तो क्या अंडरलाइन करते हैं, पर अंडरलाइन भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे अंडरलाइन करते रहेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो आप जो है पहला लेटर कैपिटल लिख लेना, दूसरा वाला जो उसका मतलब जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा, सेकंड लेटर स्मॉल आएगा। तो आप पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में क्लेमाइडियासिस का लिखो क्या, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, जो कि क्या है सर, एक बैक्टीरिया है। तो B4 क्या होगा, बॉल नहीं, B4 बैक्टीरिया। देखो नेक्स्ट जो सेकंड है वो है सिफिलिस। क्या है, सिफिलिस। अब ऐसा नहीं कि आप कहीं कहेंगे सर आप तो देख के लिख रहे हो, देखो पूरा मुझे भी याद नहीं है, और सही बता दूं तो कई बार क्या होता है, स्पेलिंग गलत हो जाएगी, फिर आप कमेंट पे कमेंट करोगे कि आप गलत पढ़ा रहे हो, आपने स्पेलिंग गलत लिखी। तो गलत से क्या है, सही लिखना ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं जो है देख के लिख रहा हूं। आप जो है इसको बिना देखे याद करेगा अब याद कैसे होगा, बार बार लिखो। एक बार आपने आय लिखा, फिर जब कल लेक्चर में आओ तो पुराने लेक्चर को देखो, ऐसा नहीं कि वीडियो देखो, आप नोट्स को रिवाइज करके आओ और इनको बार बार लिखने का प्रयास करो, ताकि आपको ये डिजीज फिंगर टिप में आ जाए। यानी आपसे मैं जैसे ही बोलूं क्लेमाइडियासिस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बैक्टीरियल डिजीजेस, तो आपको दे देगा क्लेमाइडियासिस, एड्स, हर्पीस, ऐसे कुछ दे देगा, तो आप क्लेमाइडियासिस लगा दोगे, बैक्टीरियल डिजीज है। या आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट क्या मतलब वो वायरल डिजीजेस, ऑप्शन दे दिया क्लेमाइडियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया और क्या कहते हैं एड्स दे दिया। तो एड्स वायरल डिजीज है, बाकी तो सब बैक्टीरियल डिजीज है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सिफिलिस का क्या होता है, ट्रिपैनोमा ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपैनोमा पैलिडम, ये भी क्या है सर, बैक्टीरियल डिजीज है। देखो तीसरी डिजीज कौन सी है, गोनोरिया। क्या है, गोनोरिया, पॉजिटिव एजेंट है नाइजेरिया गोनोरियाई या निजेरिया
ये भी क्या है सर, बैक्टीरियल डिजीज। मैं आपको एक कॉलम में तो एक बार बैक्टीरियल डिजीज लिखाऊंगा, फिर आपको जो है वायरल लिखाऊंगा, फिर क्या कहते हैं हमारी क्या आ जाएगी, वो प्रोटोजोन आ जाएगी। और क्या हो सकती है, कैंक्रोइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस है, इनका आपको नाम याद ही होना चाहिए। ये है हीमोफिलस ड्यूक्री। ये भी क्या है सर, बैक्टीरियल डिजीज। और क्या लिख लो, एक बैक्टीरियल डिजीज में हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये कौन कॉज करता है सर, ये कॉज करता है हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हमने जो है, ये वायरस है, वायरल डिजीजेस है। अब हमने वायरल डिजीज लिखनी शुरू कर दी। तो 4 हमने क्या पढ़ ली, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली। अब जो है हम क्या करेंगे, वायरल डिजीज पढ़ेंगे। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज करता है। छठा जो डिजीज है वो हमारा क्या है सर, वो है हमारा जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल, यहां से हमारी क्या है सर, वायरल डिजीजेस है। तो जेनाइटल हर्पीस, तो जेनाइटल हर्पीस भी हमारी वायरल डिजीज है। वी मतलब क्या है, वैन नहीं है, वी मतलब क्या है सर, वायरल डिजीज। तो जेनाइटल हर्पीस कौन कौन कॉज करता है, ये करता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2। हर्पीस, हर्पिक्स नहीं, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2। और देखो जेनाइटल वॉर्ट, 7th जो डिजीज है वो क्या है, जेनाइटल वॉर्ट। तो जेनाइटल वॉर्ट्स कौन कॉज करता है, ये भी एक वायरल डिजीज है और ये कॉज करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और अब ये जो 2 डिजीजेस है, जेनाइटल हर्पीस और कौन सी, जेनाइटल वॉर्ट, ये दोनों वायरल डिजीजेस तो है, पर ये साथ में क्या करती है, ये डिटेक्शन करती है किसका, ऑफ सर्विक्स कैंसर। मतलब डिटेक्शन नहीं करती, ये दोनों क्या करती है, सर्विक्स का कैंसर कॉज करती है। यानी कि जो जेनाइटल हर्पीस है और जेनाइटल वॉर्ट्स है, ये सर्विक्स में कैंसर कर देती है। तो इसके लिए एक डिटेक्शन टेस्ट होता है, डिटेक्शन, ये आपको डिटेक्शन टेस्ट मर्जी है, याद करो ना करो, पर जो है कर लोगे तो कई पीएमटी एग्जाम में काम आएगा। जरूरी नहीं है कि ये नीट में ही काम आए। तो डिटेक्शन ऑफ सर्विक्स कैंसर कौन कर, एक टेस्ट है जिसका नाम है पेप्सिमर टेस्ट। क्या नाम है, पेप्सिमर टेस्ट, पेप्सिमियर टेस्ट। और ये कॉज करता है सर्विक्स कैंसर। ये दोनों क्या करते हैं, कॉजेस सर्विक्स कैंसर। अब एक और वायरल डिजीज है, उसका नाम लिखो एड्स, जो कि काफी फेमस है और इसका कोई क्योर भी नहीं है। हेपेटाइट ना, हर्पीस का भी कोई क्योर नहीं है, जो कि जेनाइटल हर्पीस हो सकती है। तो एड्स लिखो, जो कि वायरल डिजीज है। एचआईवी वायरस कॉज करता है, कौन करता है सर, एचआईवी वायरस। अब एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो आपको जो है एचआईवी की फुल फॉर्म भी पता चल गई। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया सर, वायरल डिजीजेस भी खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 9th नंबर पे, जो कि एक ही प्रोटोजोन डिजीज है
उसके बारे में लिखो, जो कि 9th नंबर पे आएगी, वो है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस जो कि क्या है सर, प्रोटोजोअन डिजीज है। ठीक है, इसको जो कॉज करता है वो करता है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, यानी कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है ट्राइकोमोनास क्या वेजिनैलिस, और ये क्या है सर, प्रोटोजोअन है। तो जो है आज के लेक्चर से हमें बहुत कुछ समझ में आया। एसटीडी के बारे में हमने फुल डिटेल पढ़ा। एसटीडी के बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो इनफर्टिलिटी होगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। जो अगला टॉपिक आएगा वो गिफ्ट के ऊपर आएगा और आईसीएससी के ऊपर आएगा, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और हम वहां सीखेंगे क्या, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन वीवो इन विट्रो के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चैप्टर में जो है काफी अच्छा लग रहा होगा आपको। एसटीडी के बारे में मैंने फुल डिटेल बताया है। एसटीडी का एक मिथ भी बताया कि एसटीडी कैसे फैलता है। तो सर कई लोग बोलते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, ऐसा नहीं होता है। एसटीडी जो होता है वो 15 से 24 साल के ईयर में जो है ज्यादा देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण हम क्या करते हैं, एक से अधिक पर्सन की ओर इनफैक्ट नहीं अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो एक से अधिक जो है पार्टनर्स को हम सिलेक्ट करते हैं और सेक्सुअल कांटेक्ट जब करते हैं। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से एसटीडी हुआ, बट सेक्सुअल कांटेक्ट से एसटीडी तो होता है, पर किससे, एक नॉर्मल पर्सन जब क्या करता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करता है इन्फेक्टेड पर्सन के संग, तो क्या होता है, एसटीडी कॉज होने की संभावना होती है। इनिशियल सिम्टम्स भी पढ़े तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी पढ़े। इनिशियल सिम्टम्स में क्या पढ़ा कि अगर आपको शुरू में ही पता चल जाए कि वो कौन सी डिजीजेस है तो आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, परंतु अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी वायरल डिजीजेस या बैक्टीरियल डिजीज या कोई भी डिजीजेस कहो जिनका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है, पर कुछ ऐसी डिजीज है जिनका कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं है। वो एग्जाम्पल था एड्स और हर्पीस का। फिर हमने इनिशियल सिम्टम में क्या पढ़ा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके भी शुरू में सिम्टम्स नहीं पता चलते, परंतु कुछ के पता चल जाते हैं। इचिंग हो जाती है और स्वेलिंग आ जाती है, स्लाइट पेन देखने को मिलता है। और कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, पीआईडी हो जाता है, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हो जाती है। मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या कहते हैं, वो इनिशियल सिम्टम्स में फ्लूइड डिस्चार्ज होता है और यहाँ पे क्या होता है, अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और अदर मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिक्कत हो सकती है। और क्या पढ़ा, एबॉर्शंस हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, अबॉर्शन के संग संग कई सारी दिक्कतें हो सकती है। तो हमने पॉजिटिव एजेंट भी पढ़े। फिर हमने जो है कहाँ पे आए, एसटीडीज के ऊपर आए। P4 प्रोटोजोअन, B4 बैक्टीरियल, V4 वायरल। तो हमने क्या पढ़ा, एसटीडी पढ़ा। एसटीडीज को हम एसटीआई भी बोलते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या इसको आरटीआईज भी कहते हैं, जो कि होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआईज। इससे पॉजिटिव एजेंट पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ी, तो क्लेमाइडियासिस पढ़ा। क्लेमाइडियासिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस होता है, जो कि बैक्टीरियल डिजीज कॉज करता है। सिफिलिस होता है, उसका होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम, जो कि बैक्टीरिया है। अगेन गोनोरिया जो होता है वो नाइजेरिया गोनोरिया ही होता है, जो कि बैक्टीरियल है। फिर कैंक्रोइड जो होता है वो हिमोफिलिस डिक्रिए होता है, जो कि बैक्टीरियल है। फिर हमने हेपेटाइटिस बी पढ़ा, जो कि वायरल डिजीजेस है, इसीलिए वो हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज करता है। जेनाइटल हर्पीस वायरल डिजीज है, अगेन हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस कॉज करता है। जेनाइटल वॉर्ड्स जो कि वायरल डिजीज है, वो भी कौन करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये दोनों क्या करते हैं, सर्विक्स का कैंसर कर देते हैं। सर्विक्स का कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको पेप्सोमियर टेस्ट कहते हैं। तो हमने वायरल डिजीज भी पढ़ ली। फिर हमने ट्राइकोमोनेसिस जो कि प्रोटोजोअन डिजीज है और ये कॉज करता है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, जो कि एक प्रोटोजोआ है। तो हमने एसटीडी के बारे में फुल डिटेल में पढ़ लिया। आप लेक्चर में बने रहिएगा, इसी तरह से आपके पास लेक्चर आते रहेंगे। मैं 12th का सिलेबस पूरी तरीके से कराऊंगा। अगर किसी को शक होता है कि मैं सिलेबस कराने में असमर्थ हूँ नीट 2024 तक, तो वो एक हिसाब से सही भी सोच रहा है, क्या पता मैं सिलेबस नहीं करा पाऊं। तो आप जो है मेरे लेक्चर तो देखते रहिए, साथ में आपको जो अच्छे टीचर लगते हैं उनके लेक्चर भी देखना।
पर मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि 2024 के एग्जाम तक मैं सिलेबस को करा दूं। तो जितना मेरी तरफ से हो पाएगा मैं उतने लेक्चर बनाऊंगा। आप देख रहे होंगे पर डे एक लेक्चर आ जा रहा है। 30 दिन के अंदर में मैंने 30 वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे लेक्चर में कंटिन्यूटी बढ़ी रह रही है, कमेंट भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं धीरे धीरे, और कई लोगों तक इस वीडियो की रीच भी हो रही है। तो आप इसको फैलाने का काम करो। आपको अगर अच्छा लगता है लेक्चर तो आपको सिर्फ क्या करना है, शेयर वाले ऑप्शन से अपने व्हाट्सएप स्टेटस में या फिर ग्रुपों में शेयर करना है। अब कई लोग कहेंगे कि अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो, तो मैं सही बात बताऊं, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, ना मैं फेसबुक चलाता हूं, मैं सिर्फ व्हाट्सएप चलाता हूं और सिर्फ क्या करता हूं, यूट्यूब चलाता हूं। तो मैं इनके द्वारा जो है सिर्फ इन्हीं दो में अपना जो है प्रचार कर सकता। अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक मैंने नहीं बनाया है। फेसबुक मेरी आईडी थी, मैंने उसे डिलीट कर दिया क्योंकि काफी डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। परंतु मुझे सुझाव दिया जा रहा है कि आप फेसबुक पेज बनाएं ताकि आप जो है उसमें लेक्चर अपलोड करें। पर अभी मैं जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं जाना चाहता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है मेरे लेक्चर्स को लगा सकते हैं, शॉर्ट्स को डाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो उसके नीचे कमेंट भी करना। थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।